Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to do part 2 of Unit 1, Block 2, MPCE 033, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. आज हम बात करने वाले हैं एम्पावरमेंट की. एम्पावरमेंट का जब टर्म आता है तो पहले तो हमें इसका मीनिंग समझना होगा, इसका मीनिंग क्या है. सो एम्पावरमेंट वो कंडीशन होती है जहाँ पे कोई भी इंसान जो एम्पावर्ड है वो कॉम्पिटेंट फील करता है, ऐसा उसको महसूस होता है कि चीज़ें उसके कंट्रोल में है, वो अपने इनिशिएटिव जो भी वो लेता है उसको उसमें एनर्जाइज्ड होता है, उसके लिए इंटरेस्ट शो करता है और हमेशा परसिस्टेंट होता है उस किसी भी टास्क को जो उसको दिया जाता है. तो एम्पावर्ड पर्सन में ये 4 चीज़ें दिखाई देंगी: कॉम्पिटेंस, कंट्रोल, एनर्जाइज्ड एंड परसिस्टेंस. सो ये 4 चीज़ें उसमें होंगी. अब इन्होंने थोड़ा सा 2 चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करने की बात की है. कंट्रोल और एम्पावरमेंट, इन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या होता है. अगर कोई भी एक्टिविटी किसी इंसान से कराई जा रही है, उसको काम दिया जा रहा है और उसको बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में आप परफॉर्म करो और जो भी टास्क दिया है उसको अच्छे से करो, और अथॉरिटीज़ जो है ऊपर के हायर पोजीशन के लोग हैं वो उसको प्रेशर दे के काम करवा रहे हैं. सो वो कंट्रोल वाली सिचुएशन होती है. लेकिन जब एम्पावरमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो वो एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे जो पर्सन है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है अपनी चीज़ों को करने में. वो जो भी उसकी हाईएस्ट पोटेंशियल है उसको वो अचीव कर पाता है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में और कंट्रीब्यूट करता है ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में. ये एम्पावरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. सो उसको एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब वो काम कर रहा होता है, उसको प्रेशर नहीं लगता. तो एम्पावरमेंट को हम 2 कैटेगरीज में डाल सकते हैं: स्ट्रक्चर्ड एम्पावरमेंट एंड फ्लेक्सिबल एम्पावरमेंट. स्ट्रक्चर्ड एम्पावरमेंट क्या होता है? जहाँ पे गाइडलाइंस दी जाती हैं जिसको फॉलो करके टास्क को कंप्लीट करना है. सो एम्प्लॉई सिर्फ उन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा बिना टाइम वेस्ट किए. मतलब क्योंकि गाइडलाइंस हैं तो गाइडलाइंस को फॉलो करना है तो टाइम वेस्ट नहीं होता है, कुछ रैंडम अपने मर्जी से कुछ लगा नहीं सकते. और मैनेजर जो होता है वहाँ पे मैनेजर का काम होता है कि बेसिक कंट्रोल, पूरा प्रोसीजर कैसा चल रहा है, पूरी सिचुएशन कैसा, उस पर बेसिक कंट्रोल. जब फ्लेक्सिबल एम्पावरमेंट की बात आती है तो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को थोड़ा सा फ्री छोड़ा जाता है, वो खुद डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. और इनकी ब्रॉड गाइडलाइंस होती है, बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं होती. लिमिटेशंस भी जो होंगी वो भी बहुत कम ही होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी. मतलब थोड़ी छूट होती है काम करने की. सो आराम से वो कर पाते हैं. लेकिन जब भी इस तरह की फ्लेक्सिबल एम्पावरमेंट हम देते हैं तो सुटेबल ट्रेनिंग भी देते हैं हम उनको, एम्प्लॉयज़ को, कि वो ढंग से समझे. इसका मतलब ये नहीं है कि मन मर्जी का कुछ भी करो, लेकिन इतनी फ्रीडम है कि अपने हिसाब से इस टास्क को करके बताओ, ऐसी वाली चीज़. तो एम्पावरमेंट किसी भी इंडिविजुअल के अंदर से आती है, या हो सकता है वो अपने पीयर से आती हो या फिर सुपीरियर से आती हो. तो कहीं से भी एम्पावरमेंट आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह से आती हो. बस 2-3 जो अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वहाँ से एम्पावरमेंट आती है इंडिविजुअल के अंदर. सो जब इंडिविजुअल एम्पावर फील करता है तो वो पर्सनल एक्शंस ले सकता है, इनिशिएट कर सकता है अपने हाई परसेप्शन तक पहुंचने के लिए. और जब इंसान एम्पावर होता है तो वो सेल्फ मोटिवेटेड भी होता है, उसमें सेल्फ मोटिवेशन बढ़ जाता है एम्पावर्ड पर्सन के अंदर. अगर हमें किसी को एम्पावर करना है सो उसमें ज़रूरी है, या आप खुद ही एम्पावर होना चाहते हो तो उसमें ज़रूरी है कि आप में विलिंगनेस हो, आप एफर्ट्स करो, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और जो क्रिएटिव स्ट्रेटजीज हैं उनको यूज़ करो प्रॉब्लम सॉल्व करने में. अपने हायर गोल्स को सेट करो एज पर योर पोटेंशियलिटीज़. ऐसा नहीं है कि आपकी पोटेंशियल नहीं है लेकिन आपने और इतना हाई लेवल सेट कर लिया कि आपको पैनिक अटैक आने लगे. ऐसा नहीं होना चाहिए. पोटेंशियलिटीज़ को देखते हुए आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा जिसको आप अचीव भी कर पाओगे. देन एम्पावरमेंट अगर हमें कोलीग्स एंड कोवर्कर से आए तो वो हमेशा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर डालता है. कैसे? हमारा बिहेवियर में और हमारी परफॉर्मेंस पे. यानी अगर हम इसी को थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज करके बोलें कि अगर एम्प्लॉयज़ को एम्पावर कोलीग्स एंड कोवर्कर से
होना पड़ जाए तो उसके बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस में बेटरमेंट होती है। और इसमें और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कोलीग्स एंड कोवर्कर से? रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, एनकरेजमेंट, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें उनकी तरफ से मिलना ज़रूरी है अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को एम्पावर बनाना चाहते हैं। और इससे टीम वर्क भी होता है, इन सब में अटैचमेंट भी होती है, सारे कोवर्कर्स में एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, हेल्प करते हैं, और अपना जो सेल्फ परसेप्शन उनका होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है हर एक एम्प्लॉय का, और उनमें अचीवमेंट की फीलिंग आती है खुद के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की भी। जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज होते हैं एम्पावरमेंट के वो सुपीरियर भी होते हैं, यानी मैनेजर लेवल के लोग। तो जब वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं एम्पावरमेंट के लिए किसी इंडिविजुअल के, सो ये कैसे हो सकता है? उनको कॉम्प्लेक्स टास्क दिया जाए, चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ दी जाए, उनकी इंफॉर्मेशन उनसे शेयर की जाए, ओपन कम्युनिकेशन रखा जाए और उनको पावर दी जाए कि तुम्हारे हाथ में इतनी पावर है, तुम ये काम कर सकते हो। एंड देन कॉन्क्रीट एंड पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है, जहाँ वो गड़बड़ करते हैं उनको एक पॉजिटिवली समझाना कि यहाँ पे अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा था। तो इस तरह से उनको बताया जा सकता है। नाउ बेनिफिट्स ऑफ एम्पावरमेंट। एम्पावर्ड पर्सन जो होता है उसको बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं, जैसे एम्पावरमेंट ब्रिंग्स अबाउट पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन। तो जब हम सेल्फ परसेप्शन की बात करते हैं तो इसके 3 कंसेप्ट्स हैं जो सेल्फ परसेप्शन के अंदर आते हैं। पहला है सेल्फ कॉन्सेप्ट, दूसरा है सेल्फ एस्टीम और तीसरा है सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है हाउ वी व्यू अवर सेल्फ, हम अपने आप को कैसे देखते हैं, दैट इज सेल्फ कंसेप्ट। सेल्फ एस्टीम होता है हाउ वी फील अबाउट अवर ओन वर्दीनेस, हम अपने आप को कितना वर्थट मानते हैं। देन सेल्फ एफिकेसी, अवर परसेप्शन अबाउट अवर एबिलिटीज टू परफॉर्म, हमारी कितनी एबिलिटीज हैं, हम अब कितना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं किसी चीज़ को, वो सेल्फ एफिकेसी होती है। सो पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन अगर हुआ, मतलब सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिशिएंसी, इन एफिकेसी, इन तीनों का कॉम्बिनेशन को सेल्फ परसेप्शन कह रहे हैं हम। तो पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन अगर है तो वो हमें एनकरेज करता है कि हम हायर गोल सेट करें, एक्सेप्ट करें जो भी हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं या हमें टास्क में चैलेंजेस आते हैं, और अपने गोल अचीवमेंट को भी एनहांस करें। नाउ नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट एनहांसेस मोटिवेशन। तो ये बेनिफिट्स की कैटेगरी में ये सेकंड पॉइंट है, मोटिवेशन को भी एनहांस करता है। कैसे एनहांस करता है? एम्पावर्ड जो पीपल होते हैं वो ज़्यादा फोकस्ड होते हैं अपने काम को लेकर, वो कमिटेड होते हैं अपने गोल को लेकर, और मोटिवेटेड होते हैं, हायर परसेप्शन, अपने सेल्फ परसेप्शन भी उनका हाई होता है, इंट्रिंसिकली वो मोटिवेटेड दिखाई देंगे। फिर एम्पावरमेंट एनकरेजेस एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अगर आप एम्पावर्ड हो तो वो आपका बिहेवियर बड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा, आपको पता होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो मेरे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव पाथ्स हैं, मैं कहीं से भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो क्योंकि जब हम सेल्फ परसेप्शन की बात करते हैं, हमने सेल्फ एफिकेसी की भी बात की थी, तो ये सेल्फ एफिकेसी का ही एक एग्जांपल है कि आप फ्लेक्सिबल होते हो अपने बिहेवियर में, आप अपने पाथ को, ऑल्टरनेटिव पाथ को चूज कर लेते हो अगर आपको ब्लॉकेजेस दिखाई देती हैं रास्ते में, और आप न्यू इनिशिएटिव लेने के लिए भी तैयार रहते हो। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट ऑल्टर्स एक्सपेक्टेशंस। सो अगर एम्पावरमेंट है तो ओवरऑल डेवलपमेंट तो हो ही रही है एम्प्लॉय की, और उसकी पोटेंशियल्स भी बढ़ रही हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने उसको कोई ऐसा काम दिया जो उसकी एक्सपेक्टेशन से हटके है, तो ऑब्वियसली प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉय की, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होंगी। तो एम्प्लॉय को कुछ चैलेंजिंग टास्क देना, कॉम्प्लेक्स टास्क देना, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टास्क बहुत अच्छे से करेगा, क्योंकि वो एम्पावर्ड पर्सन है, उसमें हाई मोटिवेशन है, वो इंटरेस्टेड है, वो एंथुसियास्टिक है। सो इस वजह से वो एम्प्लॉय कर पाएगा। सो एम्पावरमेंट के ये बेनिफिट्स हैं कि हाई सेल्फ परसेप्शन, पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन होता है, मोटिवेशन होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनकरेजमेंट होता है जब एम्पावर्ड होता है पर्सन, और एक्सपेक्टेशन ऑल्टर्स एक्सपेक्टेशंस, ये भी इसमें देखने को मिलता है। नाउ द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट, किस तरह से हम एम्पावरमेंट
इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं जो बहुत मेजरली इम्पॉर्टेंट है, जिस पे हमें वर्क करना चाहिए। नंबर वन, द रिमूवल ऑफ कंडीशंस ऑफ पावरलेसनेस, हमें पावरलेसनेस की कंडीशन को हटाना पड़ेगा। एंड नंबर टू, एनहांस्ड जॉब रिलेटेड सेल्फ एफिकेसी, जो जॉब से रिलेटेड बिलीफ है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, वो वाला उसको, उस कॉन्फिडेंस को एनहांस करना पड़ेगा। सो सबसे पहली चीज, कैसे हम पावरलेसनेस हटा सकते हैं? उसको हटाने के लिए ओवरऑल पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्क करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को। किसी भी पार्टिसिपेंट का जो व्यू होता है ऑटोक्रेटिक व्यू से हटा के ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा, पार्टिसिपेटिव व्यू रखना पड़ेगा। सो एम्प्लॉयज जो हैं जब पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट और प्रोसेस में आते हैं तो वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनको वो ऐसा लगता है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। और अगर ऑटोक्रेटिक है तो उनको ऐसा लगता है हम किसी डोमिनेंस के अंडर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए ऑटोक्रेटिक व्यू से पार्टिसिपेटिव व्यू के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा। सो पावर का फ्लो डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए, अथॉरिटी डाउनवर्ड नहीं होनी चाहिए कि ऊपर वाले नीचे वालों को कंट्रोल कर रहे हैं, वो वाले को हटाना पड़ेगा। देन मैनेजर्स को एक सुटेबल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, ओपन कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, सो दैट कोई भी एम्प्लॉय आके आराम से बात कर सकता है अपने सुपीरियर से, और पावर शेयरिंग की जाए एम्प्लॉयज़ में। पूरा प्रोसेसेस एंड सिस्टम जो चल रहा था, स्ट्रक्चर जो था ऑर्गेनाइजेशन का, उसको चेंज करना पड़ेगा। लीडरशिप स्टाइल जो होगी वो एम्प्लॉय करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन में, जिसका फोकस होगा इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी। और जो एनवायरनमेंट क्रिएट होगा उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एम्पावर्ड फील होगा। देन रिवार्ड सिस्टम रखा जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे जो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, इंडिपेंडेंट या फिर ग्रुप कंट्रीब्यूशंस को। एंड देन उनके क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ को सुना जाए एम्प्लॉयज़ का, एंड अगर हो सके, अगर वो इम्प्लीमेंट होता है तो उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो जॉब है एम्प्लॉयज़ का वो इस तरह से मॉडिफाई किया जाए कि उनको इंटरेस्ट आए, उनको थोड़ा चैलेंजिंग लगे, उन्हें इनोवेटिव लगे, इस तरह का जॉब उनको दिया जाए। देन उनकी जॉब रिलेटेड सेल्फ एफिकेसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ तक तो था कि पावरलेसनेस हटाने के लिए हमने क्या किया। अब जॉब में सेल्फ एफिकेसी को एनहांस करने के लिए 4 ब्रॉड एस्पेक्ट्स पे हम काम कर सकते हैं। नंबर 1, जॉब मास्टरी। नंबर 2, रोल मॉडल्स। नंबर 3, रीइंफोर्समेंट। नंबर 4, सपोर्ट। सो सबसे पहला चीज मास्टरी। तो जो एम्प्लॉयज हैं उनको अगर हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो अपने जॉब पे मास्टरी कर सके, तो ये कैसे हो सकता है? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर, उनको मेंटोरिंग करके, कोचिंग करके, करियर मैनेजमेंट करके, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज देके, इस तरह से हम उनको जॉब मास्टरी करा सकते हैं ना। रोल मॉडलिंग के लिए क्या कर सकते हैं? रोल मॉडल्स वो लोग होते हैं, वो एम्प्लॉयज होते हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने काम पे, तो सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज को हम रोल मॉडल्स कहेंगे। सो हम इसमें या तो एक यंग जो न्यू एम्प्लॉय आया है उसको एक ओल्डर एम्प्लॉय, मतलब जो पहले से काम कर रहा है, उसके साथ पेयर कर देंगे, सो दैट वो जो ओल्डर वाला है वो उसको सुपरवाइज कर सके, उसको समझा सके, वो एक रोल मॉडल की तरह उसके लिए काम कर सकता है। या फिर बहुत सारे यंगर्स को ओल्ड वाले एम्प्लॉय के अंडर काम करवा सकते हैं, 2 या 3 का ग्रुप बना के। सो ऐसे जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज है वो मेंटोर कर सकते हैं यंगर एम्प्लॉयज को, उनको गाइडेंस एंड सपोर्ट दे सकते हैं। ओल्डर एम्प्लॉयज रोल मॉडल की तरह तो वर्क करेंगे ही, और वो इफेक्टिव एडजस्टमेंट कैसे करना है न्यू एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी सीख जाएंगे। नेक्स्ट इज रीइंफोर्समेंट। वो कैसे किया जा सकता है? बाय प्रेज करना, वर्बल फीडबैक देना, रिवार्ड देना उनको, देन उनको मोटिवेट करना कि कैसे इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं, उनको एम्पावरमेंट डेवलप करना उनके अंदर। उन एम्प्लॉयज़ को साइकोलॉजिकली, इमोशनल एंड सोशल सपोर्ट दिया जा सकता है। सो ये एक सपोर्ट का एग्जांपल है। देन एम्प्लॉयज़ ज़्यादा कॉम्पिटेंट फील करेंगे कोई भी टास्क करने में इफेक्टिवली, जब अगर वो एम्पावर्ड फील करने लगते हैं, और इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर आएंगे और कॉन्फिडेंटली उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। इससे सिर्फ काम को लेकर ही नहीं, उनको अपने ऊपर भी अपनी वैल्यू का एहसास होगा, वो उनके अंदर भी खुद की हायर वैल्यू डेवलप होगी खुद के लिए। एंड देन जॉब उनके लिए बड़ा मीनिंगफुल रहेगा, एंड वो अपनी पोटेंशियलिटीज को टू द फुलेस्ट यूज भी कर पाएंगे।
नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ एम्पावरमेंट, हमें कैसे पता चले कि अब ये सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे हम एम्पावरमेंट ला सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नेचर कैसा है अभी ऑर्गेनाइजेशन का, किस तरह का करंट एनवायरनमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, इससे पहले कि हम कोई भी एम्पावरमेंट इंट्रोड्यूस करें ऑर्गेनाइजेशन में। तो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अगर हमें करना है तो बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को समझना। अगर वो कल्चर सुटेबल है तो ही हम एम्पावरमेंट इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। पार्टिसिपेटिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। अगर अथॉरिटेरियन है तो बहुत मुश्किल है एम्पावरमेंट हम उस ऑर्गेनाइजेशन में डाल सके। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसको चेंज करना, उसको मॉडिफाई करना जरूरी है इससे पहले कि हम एम्पावरमेंट करें। देन कल्चर ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग एंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको डेवलप करना। और एम्पावरमेंट में ट्रस्ट एंड कोलैबोरेशन भी कुछ फैक्टर्स हैं जिस पे वर्क करना पड़ेगा। मतलब ट्रस्ट भी होना चाहिए एंड देन कोलैबोरेशन भी होना चाहिए। एक कंसेप्ट है ऑक्टा पेस। ऑक्टा पेस का फुल फॉर्म क्या है? ओ से ओपननेस होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, सी से कॉन्फ्रंटेशन, टी से ट्रस्ट, ए से ऑथेंटिसिटी, पी से प्रोएक्टिव या प्रोएक्शन, ए से ऑटोनॉमी, सी से कोलैबोरेशन एंड ई से एक्सपेरिमेंटेशन। अगर ये ऑक्टा पेस है कंपनी में तो एम्पावरमेंट हो सकती है। जब भी हम एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंट करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है सारे एम्प्लॉयज़ वो एक काम कर सकें जो आप सोच रहे हैं कि हम सबसे करा लेंगे। हमें उनकी पर्सनैलिटी वाइज समझना होगा कि कौन क्या काम कितने अच्छे से कर सकता है। तो एम्प्लॉयज़ में एम्पावरमेंट लाने के लिए ज़रूरी है कि कंसेप्ट ऑफ एम्पावरमेंट एम्प्लॉयज़ को समझ में आ जाए कि क्या मतलब होता है एम्पावरमेंट का, और वो उनका पॉजिटिव एटीट्यूड हो एम्पावरमेंट की तरफ। तो वो हेल्प करेगा, उनका जो स्किल्स है ना वो सही डायरेक्शन में डेवलप कर सके, उनको हेल्प मिलेगी इसमें। एंड सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा एम्प्लॉयज़ में। सो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड स्ट्रेटजीज क्या है उसको फोकस करते हुए ही हम एम्पावरमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ना एक और चीज़ है जो इम्पॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट है एम्पावरमेंट की, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, और अगर है तो क्या एम्प्लॉयज़ को सिखाया गया है वो सारी चीज़, तो उससे भी एम्पावरमेंट आता है और वो फैसिलिटेट करती है किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में और प्रमोट करने में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये पूरा लिस्ट डाउन दिया है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें 9 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 जो बोल रहे हैं उसमें बोल रहे हैं फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, यानी कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग सब में, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में एंड डिसीजन मेकिंग में। देन स्ट्रेस ऑन क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस रादर देन क्वांटिटी, क्वालिटी पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। कोई भी एम्पावर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं इसलिए ध्यान में रखना इस चीज़ को, जब भी आप ये कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो आपको याद भी होता जाएगा साथ में। सो स्ट्रेस हम क्वालिटी पे दे रहे हैं, क्वांटिटी पे नहीं दे रहे हैं। हमें परफेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देन फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन ऑफ ओपन कम्युनिकेशन, एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में ओपन कम्युनिकेशन होगा और उसको अलाउ किया जाएगा और प्रॉपर प्रोसेस से कराया जाएगा, सो दैट किसी को ये ना लगे कि हमारा अधूरा सा कम्युनिकेशन है, ओपन नहीं है, ठीक से नहीं प्रॉपर चैनल नहीं हो रही है बात। सो वो ओपन कम्युनिकेशन होगा, कोई भी किसी से बात कर सकता है। एम्प्लॉयज एनकरेज्ड एंड गिवन चांस टू मेक पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशंस, वो अपने पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं किसी भी जो भी टास्क उन्हें दिया जाएगा, और उससे डेवलपमेंट भी होगा, एम्पावरमेंट भी होगा, ये दोनों चीज़ें प्रमोट होंगी। फिर हाई एम्प्लॉय अवेयरनेस आएगी, इंडिविजुअल के बारे में भी एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल के बारे में भी। उनको ज़्यादा पता चलेगा कि मेरे खुद के क्या गोल हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्या क्या हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो कोऑपरेटिव होगा, सपोर्टिव होगा, पर्पसफुल होगा, और इसमें कहीं पे ब्लेम गेम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम ओरिएंटेड कल्चर नहीं होगा। देन जो एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी उसको, कि एम्प्लॉय खुश है ना जो उसको काम दिया जा रहा है, ज़बरदस्ती का तो नहीं कर रहा। देन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का प्रोसेस जो होगा उसमें भी फोकस जो होगा वो उस पर होगा कि एम्प्लॉय कितना कैपेबल है, कितना एडजस्ट कर पा रहा है उस एनवायरनमेंट में, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके बेसिस पे उसको हायर किया जाएगा। एंड देन सुटेबल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी ट्रेनिंग के लिए भी और करियर डेवलपमेंट के लिए भी।
नाउ टेक्निक्स ऑफ एम्पावरमेंट, कौन कौन सी टेक्निक्स है जो हम एम्पावरमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। नंबर 1, ओपन बुक मैनेजमेंट। इसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्पावर्ड फील करते हैं जब उन्हें ये पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ओवरऑल क्या स्टेटस है, फाइनेंशियली भी, और ओवरऑल उसमें कितने एम्प्लॉयज़ है, क्या काम चल रहा है, कौन सा गोल है, सारी चीज़ें। सो जब वो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में समझता है तो और एम्प्लॉय को हेल्प मिलती है अपनी अपने लेवल पे क्या वो कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे सकता है, किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, वो सारी चीज़ें उसको पता चलती है। तो वो अपनी परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ा देता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी हाई प्रॉफिटेबिलिटी का फैक्टर बन जाता है। एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी दी जाती है डायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, एंड देन इफेक्टिव पार्टिसिपेशन भी देखने के लिए मिलता है इसमें। नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट एंड जॉब एनरिचमेंट। ये 3 अलग अलग सब कैटेगरीज में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये जो तीनों टेक्निक्स है ना, अगर हम इफेक्टिवली यूज़ करते हैं, एम्प्लॉयज़ एम्पावर फील करते हैं, उनको एम्पावर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो एम्पावर्ड फील करेंगे ही करेंगे। तो जॉब रोटेशन का मतलब होता है टाइम टू टाइम उनको डिफरेंट डिफरेंट न्यू टास्क दिए जाएंगे, न्यू एक्टिविटी दी जाएगी, सो दैट उनका एक्सप्लोरेशन हो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट टास्क में, तो उनको एक लर्निंग की फीलिंग आएगी। जॉब एनलार्जमेंट का मतलब है उनको वेराइटी ऑफ ड्यूटीज़ दी जाएंगी, टास्क दिए जाएंगे, और उन कि जो मोनोटनी होती है ना काम में, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। मतलब एक जैसा काम नहीं होगा, तरह तरह का काम होगा और ज़्यादा अच्छा बढ़िया काम होगा। सो वो काम तरह तरह का जब सीखेंगे तो वाइडर एंगल पे उनका हाथ साफ होता जाएगा कि कैसे कैसे कौन सा काम कैसे करना है, तो एक्टिविटी उनकी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी उनको। जॉब एनरिचमेंट की बात करें तो उनका जॉब की डेप्थ पे फोकस करना है, यानी कि एम्प्लॉय को ज़्यादा कंट्रोल लगेगा, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होगी जब वो काम करे। कंट्रोल इन द सेंस काम के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल रहेगा, एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दिखाई देगी कि हाँ वो रिस्पॉन्सिबली वो काम करे। एंड वर्क जो है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ वो करेगा, उसमें तरह तरह की एक्टिविटीज़ की वजह से उसको लगेगा कि हाँ वो एनरिच्ड हो रहा है, उसकी नॉलेज एनरिच्ड हो रही है, और काम को बहुत अच्छे से कर पाएगा। जो भी जहाँ भी उसका इन्वॉल्वमेंट होगा वो इंश्योर करेगा कि वो काम उसने कंप्लीट करके दिया है कंपनी को। नेक्स्ट इज सेल्फ मैनेजिंग एंड क्रॉस फंक्शनल टीम्स। ये बनाने से भी एम्पावर्ड फील करता है। सेल्फ मैनेजिंग टीम्स क्या होती हैं, इसमें एम्प्लॉयज़ को एक टीम में सेट कर दिया जाता है जहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपने टर्म्स पे काम करें, अपनी शर्तों पे काम करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले टास्क को परफॉर्म करने की। क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं जहाँ पे टीम मेंबर्स को अलग अलग टास्क एंड स्किल्स हैं, उसकी एक्सपर्टीज अलग अलग है। अब वो आपस में जब इंटरेक्ट करेंगे तो एक दूसरे से सीखेंगे, तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट इज डेलीगेशन। तो इनको वर्क डेलीगेट किया जाएगा, यानी काम दिया जाएगा करने के लिए एज पर देयर पोटेंशियलिटीज, कितनी पोटेंशियल है, क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हैं। जब सिस्टमैटिक डेलीगेशन हो जाएगा उसके बाद ही एम्प्लॉय को के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्क देना शुरू किया जाएगा उसी सिनेरियो में जो वो कर सकता है अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, और एम्प्लॉय धीरे धीरे अपनी जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करता जाएगा। तो जो डेलीगेटर है उसको लेकिन इंश्योर करना पड़ेगा कि काम रेगुलरली किया जा रहा है, उसमें प्रोग्रेस आ रही है, और लेकिन इंटरफेरेंस को अवॉइड करना पड़ेगा डेलीगेटर को। जो भी ऊपर हाईएस्ट अथॉरिटी सुपरवाइज करेगी वो इंटरफेयर ना करे, सुपरवाइज करे लेकिन इंटरफेयर ना करे। सो एम्प्लॉय को ये चांस मिलेगी कि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले एंड अपनी फुल पोटेंशियल को शो करे। एंड लास्ट टेक्निक इज इन्वॉल्वमेंट इन पॉलिसी मेकिंग। जब भी एम्प्लॉयज़ को पॉलिसी मेकिंग में हम इन्वॉल्व करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो वो एम्प्लॉय को सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फील होता है, वो वैल्यूड फील करता है और उसका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ता है। नाउ रोल ऑफ मैनेजर्स इन पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट। मैनेजर का क्या रोल होता है जब हम पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। सो यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकती है मैनेजर के एंड से जब भी हम एम्पावरमेंट या पार्टिसिपेशन और की बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। वो क्यों होता है और हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे। नंबर 1, वॉग अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेशन एम्पावरमेंट। अगर मान लो
जो कुछ मैनेजर हैं जो जिनको पता ही ना हो कि एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन में एक्चुअली होता क्या है, तो जब उन्हें ये नहीं पता होगा कि वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, सो वो इस प्रोसेस में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो सुटेबल ट्रेनिंग अगर उनको दे दी जाए तो वो मैनेजर्स इसको पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आराम से इंट्रोड्यूस कराने देंगे। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्किल्स। हो सकता है मैनेजर्स में वो स्किल्स ही ना हो, वो लीडरशिप क्वालिटीज ही ना हो या कम्युनिकेशन स्किल ही ना हो जो हमें पार्टिसिपेटिव ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए या एम्पावरमेंट के लिए चाहिए है। सो मैनेजर्स को उसकी ट्रेनिंग देना, सपोर्ट देना वो बहुत ज़रूरी हो जाता है इस एस्पेक्ट में। सो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी मैनेजर्स को हायर करते हैं कि वो इस तरह की नॉलेज रखते हैं कि नहीं रखते हैं, क्या वो इस पोजीशन में है कि वो एम्पावर कर सके एम्प्लॉयज़ को और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर कर सके। फिर हैबिट में हम देखेंगे कि जो अगर कोई मैनेजर जो है, अगर वो पहले से ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता था जो इसमें अथॉरिटी दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं, हाँ ज़्यादा डोमिनेंस दिखाते हैं, और उसको अचानक से बोल दिया जाए कि अब हम ऑर्गेनाइजेशन को पार्टिसिपेटिव बना रहे हैं, ऑब्वियसली वो ऐसी सिचुएशन में आ जाएगा जो उसको समझ नहीं आएगी कि अब मैं जिनको मैं डांट लगाती थी आज मैं उनके साथ फ्रेंडली कैसे हो जाऊं, है ना। सो उनके लिए ये सडन शिफ्ट एक चैलेंजिंग शिफ्ट हो जाएगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड अगर वो रखें एम्पावरमेंट की तरफ और उसको प्रैक्टिस करें अच्छे से, तो मैनेजर्स कर सकते हैं, तो उनके अंदर ये चीज़ डालनी पड़ेगी। देन इनसिक्योरिटी, मैनेजर्स को ये डर भी लगने लगेगा कि कहीं एम्पावरमेंट करने के बाद उनका कंट्रोल तो नहीं चला जाएगा एम्प्लॉयज़ के ऊपर से, ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयज़ उन्हीं कोई डंडे मारने शुरू कर दें। सो उस बात का भी उनको इनसिक्योरिटी हो सकती है। तो अगर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाए, वर्कशॉप चलाई जाए, तो मैनेजर सीख जाएंगे कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देन प्रैग्मेटिज्म, जो कभी कभी क्या होता है मैनेजर रिकॉग्नाइज करता है कि अरे नहीं हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है ही नहीं जिसमें पार्टिसिपेटिव होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, या एम्पावरमेंट होना चाहिए, ये इस ऑर्गेनाइजेशन का सोल्यूशन ही नहीं है, और वो कंप्लीटली कन्विंस ही ना हो। तो ऐसे मैनेजर्स के साथ क्या किया जाए, ऐसे मैनेजर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि किस तरह से एम्पावरमेंट को हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे क्या बेनिफिट्स हैं उसके, ओवरऑल कल्चर जो है एम्पावरमेंट का वो कैसे क्रिएट किया जा सकता है और वो कैसे एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देगा, वो चीज़ उसको बतानी पड़ेगी। एंड देन टॉप लेवल मैनेजमेंट ट्रेन करेगा, उनकी ड्यूटी होगी ट्रेन करना, डेवलप करना और एम्पावर करना मैनेजर्स को कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करना है। सो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्पावरमेंट या पार्टिसिपेशन लाने से पहले मैनेजर्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो एज अ काउंसलर और कोच की तरह एक्ट करें, सेंसिटिव रहें एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को लेकर और उनको सपोर्ट करें जहाँ पे भी उनको ज़रूरत है, उनकी हेल्प करें उनकी जैसी भी सर्कमस्टांसेस है उसमें। सो जो एम्प्लॉय होगा उसका टैलेंट और पोटेंशियल बाहर निकल के आएगी और जो चैलेंजेस और गोल्स सामने आएंगे उसको वो टाइम पे ठीक कर पाएगा। नेक्स्ट है फोकस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा हर एक एम्प्लॉयज़ की अपनी पोटेंशियलिटीज़ होती हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सो हमें एनकरेज करना होगा कि वो उनको वही टास्क दिया जाए जो वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सबसे अच्छे से कर सकते हैं। जो एक्टिव पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो कुछ एम्प्लॉयज़ जो होंगे वो इजीली एम्पावर्ड हो जाते हैं, कई बहुत जल्दी से सीख जाते हैं, कुछ लोगों को टाइम लगता है, कुछ लोगों में कुछ स्किल होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है। सो कुछ लोग एक्टिव पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे हमें तरह तरह के एम्प्लॉयज़ दिखाई देंगे। तो ये मैनेजर्स की ड्यूटी होगी कि वो उनको सपोर्ट करें, उनको हेल्प करें और डिपेंडिंग अपॉन उनका एज, जेंडर, एजुकेशन, पोजीशन, डेमोग्राफी, सोशो कल्चरल एस्पेक्ट, ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए उनको सही टास्क दिया जाए, सही ट्रेनिंग दी जाए। सो ये दो स्ट्रैटेजीज जो हैं उनको एम्प्लॉय करने से पहले हमें ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा। नाउ कॉज एंड पॉस्टनर ने 5 लीडरशिप प्रैक्टिसेस बताई हैं, जो अगर हम 5 लीडरशिप प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट, ये 3 मार्कर में आ सकता है, तो वो कौन कौन सी है। तो जब क्वेश्चन में आएगा तो कॉज एंड पॉस्टनर का नाम आएगा और बोलेंगे 5 लीडरशिप प्रैक्टिसेस, और या ये भी बोल सकते हैं 5 लीडरशिप प्रैक्टिसेस बताओ। सो ये पॉइंटर्स हैं, नंबर 1 नंबर 2 ऐसे करके डाला हुआ है इन्होंने। तो पहला है कि मैनेजर को जो भी टास्क वो एम्प्लॉय को असाइन करेंगे वो थोड़े चैलेंजिंग दे, सो दैट उनको अपॉर्चुनिटी मिले उन चैलेंजेस से कॉन्स्टेंटली सीखने की। एंड मैनेजर एनकरेज करे कि वो एक्सपेरिमेंटिंग करे, रिस्क लें एम्प्लॉयज़, और उसके बाद कैसे टास्क को हैंडल करना है उसको डील करना सीखे। सेकेंड है मैनेजर
अपने विजन्स को शेयर करें, मतलब कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉयज़ का बाकी अपने सुपीरियर्स के साथ। तो जो ऑब्जेक्टिव है जब वो कोलैबोरेटिवली सेट किया जाएगा तो एम्प्लॉयज़ कलेक्टिवली उसको अचीव करने में हेल्प करेंगे। थर्ड इज मैनेजर फैसिलिटेट करेगा एक्टिव पार्टिसिपेशन एम्प्लॉयज़ में, उनको एनकरेज करेगा कि आप एज अ टीम वर्क करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। फोर्थ इज मैनेजर एक रोल मॉडल की तरह उन एम्प्लॉयज को दिखाएगा कि कैसे टास्क को परफॉर्म करना है। तो मैनेजर विल बी अ रोल मॉडल टू द एम्प्लॉयज। एंड लास्टली मैनेजर रिकॉग्नाइज करेगा हर एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन, हर एक एम्प्लॉय का क्या कंट्रीब्यूशन है, और उसको रिवार्ड या री करेगा किसी तरह से। प्रेजिंग से भी हो सकता है री या कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट से हो सकता है, या वट एवर बेस्ट सूट होगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय की नीड के अकॉर्डिंगली। तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 2 MPCE 033। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें मेरे वीडियोस बाकी स्टूडेंट के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। बाय बाय।